सो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स, आपका कल लास्ट एग्जाम है और उसके लिए लास्ट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपकी इस चैनल पे फॉर द फाइनल बोर्ड्स एग्जाम ऑफ क्लास 12। सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे और कल का पेपर आई होप आपका बहुत बढ़िया जाए और आप एक अच्छी एंडिंग अपने क्लास 12 को दे सको। इसके बाद आपको और हमारा नाता छूटेगा नहीं, बल्कि सीयूईटी की भी हम पूरी की पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब पे करवाएंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लेना कि आगे कैसे होगा, हम उसका ख्याल रखेंगे। अब बात करते हैं कि आज हम थर्ड बुक करेंगे। अब थर्ड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस हम कैश फ्लो के करेंगे, 2 क्वेश्चंस हम करेंगे हेड सब हेड्स के, 5 क्वेश्चंस हम करेंगे रेशियो एनालिसिस के। कंपैरेटिव कॉमन साइज हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसका ना वीडियो का लिंक यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, और ये वीडियो आप देख सकते हो। इसके अंदर कंपैरेटिव कॉमन साइज के 4 क्वेश्चन करवाए गए हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इसी तरीके से कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आई होप उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कल तुम्हारा पेपर है, तो वो जरूर करके जाना। अगर नहीं किया तो जरूर कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आप ये वीडियो देख भी सकते हो। शुरू करते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन के साथ। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, अच्छे से करते हैं, और आपने भी सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मुझे निकालना है। मुझे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो देखो सबसे पहला काम तो होता है कि हम अपना फॉर्मेट देखें। देखो, जो आप जब भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालोगे, जब भी आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालोगे, तो आपको क्या करना है, आपको ही अपना फॉर्मेट बनाना है। अब चाहो तो यहाँ पे एक कॉलम भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि आप एक ही रखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको वर्किंग नोट्स में निकालनी है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको वर्किंग नोट्स में निकाल कर आनी है, तो आप वो वर्किंग नोट्स में निकालोगे। सबसे पहले आप सारी चीजों को रीड कर लो और आप उनके सामने लिख लो कि किसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। जैसे कि सरप्लस है, तो सरप्लस का डिफरेंस कितना आएगा, ये जरूर देख लेना। साल की शुरुआत यहाँ पर है या यहाँ पर है, वो आप जरूर चेक कर लेना, गलती मत करना। शुरुआत में 89,000 था, अब 71,000 है, तो बेसिकली रिड्यूस हो गया, तो -18,000। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेट सरप्लस, हम यहाँ पे लिखते हैं नेट सरप्लस इज -18,000। सॉर्टेड। अब हम बाकी चीजों को जल्दी से ना यहाँ पे नेमिंग देते चले जाएंगे, उस हिसाब से कर देंगे। तो सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो रही है, देखो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री होती है, इंक्रीज इन करंट एसेट ये माइनस होता है। ये माइनस होता है कहाँ पे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, तो हम वहां माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल 45,000 थे, अब इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज इन करंट एसेट अगेन माइनस होगी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी है, 10,000 थी, अब 14,600 हो गई, इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड होती है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। गुडविल 27,000 की थी, इंक्रीज हो गई। गुडविल इंक्रीज हो जाए तो ये परचेज ऑफ गुडविल होता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, तो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती, ये कहीं नहीं जाएगा। रिड्यूस होता तो अमोर्टाइजेशन में मैं लिख देता। कैश इन हैंड कहीं नहीं जाएगा। मशीनरी का अकाउंट पूछा होगा, मशीनरी दे रखी है और मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। इनकम टैक्स ऑफ 23,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इनकम टैक्स दिया हो, सिर्फ इनकम टैक्स दिया हो तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे जब आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे होगे, प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे होगे, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेड आप यहाँ पे ऐड करोगे 23,000। वैसे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर करते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर दे नहीं रखा, तो इनकम टैक्स पेड सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे। और इनकम टैक्स पेड को लास्ट में ऑपरेटिंग में माइनस भी करोगे, तो माइनस करेंगे लास्ट में, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड पेड, जो आपने डिविडेंड पे किया, ये कहा जाता है आपका प्रॉफिट निकालते हुए आता है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ भी ऐड कर देते हैं, इसको भी, दैट इज इंटरिम डिविडेंड पेड, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बेसिकली, कितना है इंटरिम डिविडेंड पेड, जल्दी से देखते हैं, दैट इज 36,000। तो इसका ट्रीटमेंट भी हो गया 36,000। 36,000 माइनस 18,000, 18,000, 18,000 प्लस 23,000, 41,000। तो ये मेरे पास क्या गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका यहीं से शुरू होगा। कैश फ्लो फ्रॉम, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं फॉर्मेटिंग करने में। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप लिख दोगे, अब ईयर भी लिख दोगे। अब लिखते हैं हम, सबसे पहली चीज क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स,
यहां से शुरुआत करोगे, कितना आ रहा है 41,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 41,000 आ रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको ये सारे नाम लिखने हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या हमें एक भी चीज ऐसी दे रखी है? अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला था, लेकिन मशीनरी का अकाउंट बनाना है, तो मशीनरी का अकाउंट बना लो जल्दी से। तो मशीनरी के बारे में उसने ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है और ये भी दे रखा है, तो मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। देखो मशीनरी का अकाउंट यहाँ पे बिना बनाए भी काम चल जाएगा, क्योंकि मेरे को ना मशीनरी का जब हम अकाउंट बनाते हैं हमें दो चीजें चाहिए होती है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर और लॉस ऑन सेल या गेन ऑन सेल, क्योंकि यही दो चीजें आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बाकी जो चाहिए होता है बैलेंसिंग फिगर कि टू बैंक अकाउंट कितनी मशीनरी खरीदी, वो मेरे को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये बिना प्रोविजन वाला अकाउंट है, मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। जल्दी से देखो मशीनरी का अकाउंट कैसे बनेगा, मशीनरी का अकाउंट देखो कैसे बनेगा। मशीनरी का मेरे को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 56,000, दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस 82,000, 82,000 ठीक है। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, कॉस्ट है 50,000, लेकिन मैं मशीनरी अकाउंट कॉस्टिंग पे नहीं बना रहा हूँ, बुक वैल्यू पे बना रहा हूँ, क्योंकि प्रोविजन या एक्यूरेटी डेप्रिसिएशन का खाता अलग से नहीं है। कॉस्टिंग 50,000, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 20,000 का था, हैड बीन चार्ज, जिसके ऊपर इतना चार्ज किया था डेप्रिसिएशन, वो सोल्ड फॉर 10,000, 10,000 में बेच दी। 50,000 वाली मशीन जिसपे आज तक 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका, तो बेसिकली वो आज कितने की हुई, 30,000 की हुई, वो मैंने बेच दी है 10,000 की। तो बेसिकली क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट 10,000, लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ 20,000 का, क्योंकि 30,000 वाली मशीन मैंने कितने की बेच दी है, 10,000 की। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 18,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,000। बेसिकली मेरे को ये और ये आइटम ही चाहिए होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये मेरे को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चाहिए होता है और ये भी इन्वेस्टिंग में चाहिए होता है, तो आप ये अकाउंट पूरा कर सकते हो। मेरे को दो चीजें चाहिए थी, एडजस्टमेंट्स में हम ऐड करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, 18 और 20,000 में ऐड कर देता हूँ, ऐड कर देता हूं मैं डेप्रिसिएशन, दैट इज 18,000, और मैं ऐड कर देता हूं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ओके जी, 20,000 का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 38,000 ऐड हो जाएगा, जो कि टोटल बनेगा 9,000, 79,000। ये आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं जितने भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस है उनको ट्रीट करता हूं, और जिनकी चीजें मेरे पास दे भी रखी है, जैसे कि मेरे को हमने पहले से ही लिख लिया था, यही आपको भी करना है ताकि आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओ। जैसे कि मेरे को वर्किंग यहां पर दे रखा है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माइनस करना है, ट्रेड रिसीवेबल माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जोड़ना है। तो जितना भी इन्वेंट्री के अंदर इंक्रीज इन इन्वेंट्री हम माइनस करेंगे, पहले प्लस वाली आइटम लिख दो, प्लस वाली क्या है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने इंक्रीज हो या 4600, आप माइनस करोगे, माइनस करोगे क्या, माइनस करोगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 8,000 की माइनस करोगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 8,000 की माइनस करोगे। एक और चीज माइनस करने के लिए बोली गई है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने हैं 13,000 के, तो हम माइनस कर देंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 13,000 के, ठीक है। तो ये कितना आया मेरे पास, ये कितना आया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 13 और 8 21,000, 21,000 में से 4,000 के 17,600 गई, तो 16,400, तो 16,400 ये मेरे पास आ जाता है। फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आएगा ना, ये नेगेटिव का आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा बेसिकली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस
कितने आ गए, 79,000 में से गए तो ये आ गया भाई 600, और 8 में से गया 2, और 6, 62,600। इसमें से एंड में आप इनकम टैक्स पेड माइनस कर दोगे, क्योंकि ये है ना हमने लिखा हुआ लास्ट में माइनस करना है, तो हम पहले ही सारा कुछ लिख लेंगे। आप अपनी शीट पे अगर नहीं भी लिख सकते तो आप अपनी मार्क आंसर शीट पे लिख लेना कि ये आइटम्स कहाँ कहाँ जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड, लास्ट में मैं माइनस कर दूंगा इनकम टैक्स पेड। कितना है इनकम टैक्स पेड, 23,000। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 600, 12 में से 3 गया तो 9, 5 में से 2 गया तो 3, 39,600 पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैं कहूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है, 39,600। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, बहुत आसान है। इस तरीके से आपके पास कल आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अगर वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग आता है, ये क्वेश्चन करते हैं हम, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों का है। चलो ये क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दोनों काम मुझे करने हैं। तो एक तो मेरे को दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, जान के मैंने क्वेश्चन डाला, पिछला था बुक वैल्यू पे, अब ये है कॉस्टिंग पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 4 लाख दे रखा है, 420 दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 130 और 110 दे रखा है। ठीक है, सो अब देखो ये अपने पास आ गया, इनका हम देख लेंगे क्या अकाउंटिंग करनी है, हम देख लेंगे। उसने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों बताओ, हम आराम से देख लेंगे। इसका हम अभी कुछ नहीं करते क्योंकि इसका मैं खाता बना दूंगा। गुडविल का देखते हैं, गुडविल कितनी थी भाई, साल की शुरुआत में 90,000, अब हो गई 70,000, 20,000 से रिड्यूस हो गई, तो ये अमोर्टाइजेशन होता है। ये बेसिकली माइनस होगा एडजस्टमेंट्स में, माइनस होगा एडजस्टमेंट्स में, ये अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट में। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 10,000 से 20,000 इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। इन्वेंट्री का इंक्रीज होना करंट एसेट का इंक्रीज होना होता है, माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ट्रेड पेबल 25,000 से 15,000 रिड्यूस हो गए, तो क्या है हमारी ये करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो हम माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल और इस साल का दे रखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर जो होता है, करंट ईयर जो होता है वो हम प्रॉफिट कैलकुलेशन में प्लस करते हैं, और जो प्रीवियस ईयर होता है उसे हम इनकम टैक्स पेड मान के लास्ट में माइनस करते हैं। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पिछले साल 19 नेगेटिव था, प्लस 1 लाख, तो प्लस 1,90,000 से हम शुरू करेंगे, प्लस 1,90,000 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, सॉर्टेड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है मशीनरी के बारे में, मशीनरी का खाता बना लेंगे। तो बेसिकली मैं पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बना देता हूं जल्दी से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम बनाते हैं। सो क्या आएगा देखो हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लिखते हैं जल्दी से। इसके लिए सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, इसके लिए सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखो वो अब ध्यान से देखना आप, हमें पता है 1,90,000 नेट सरप्लस है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन आपको रफ वर्क में दिखानी पड़ेगी। वर्किंग नोट्स में दिखा दोगे आप कि नेट सरप्लस कितना है, नेट सरप्लस कितना है, दैट इज 1,90,000। तो नेट सरप्लस कितना है मेरा, 1,90,000 का नेट सरप्लस है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, हमने कहा था हमें एक चीज ऐड करनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर आप ऐड करोगे, कितना है 30,000 का, तो मैं ऐड कर देता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 30,000 का। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 2,20,000। ओके, तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा, दैट इज 2,20,000 से। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इनको एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको पता है कि डेप्रिसिएशन नाम की चीज होती है, उसके लिए मेरे को खाते बनाने पड़ेंगे, बाकी सारा कुछ तो हम लिख ही चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जल्दी से अकाउंट बना लेते हैं, हम जल्दी से अकाउंट बना लेते हैं, एक क्वेश्चन हम बाद में देंगे। यहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पे मेरे को प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट दी हुई है और एक्टिविटी डेप्रिसिएशन दी हुई है, तो मेरे को इनको दोनों के खाते बनाने पड़ेंगे। मैं दोनों के खाते बना लेता हूँ। ये बना दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये बना दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे बना दिया एक्टिविटी डेप्रिसिएशन अकाउंट।
यहाँ पे बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बैलेंसेस लिखते हैं पहले तो बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस 420, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख, ओपनिंग बैलेंस 420, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। तो ये हो गया मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया मेरा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आ गया 4,20,000 और 4 लाख। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आ गया ओपनिंग बैलेंस 1,10,000 और क्लोजिंग 1,30,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000, 1,10,000 ही है ना ओपनिंग बैलेंस, 1,10,000 और क्लोजिंग है 1,30,000 और क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,30,000। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6,000। इसके बारे में देखते हैं, कहते हैं मशीन जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी लेकिन तुम मशीनरी का खाता बना रहे हो कॉस्टिंग पे, कॉस्ट पे, क्योंकि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ में बना रहे हो। तो अब बुक वैल्यू जिसकी 50,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन वाज 20,000। तो बेसिकली कॉस्ट क्या हुई मशीन की, कॉस्ट हुई। बेसिकली आपको जनरली क्वेश्चन दिया होता है कि मशीनरी कॉस्टिंग 70,000 ऐसे लिखा होता है, ये विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। इसने आपको बुक वैल्यू दे दी, तो बुक वैल्यू है तो कॉस्ट कितनी है उसकी 70,000 है, क्योंकि बुक्स में वो 50,000 की बुक वैल्यू है उसकी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी है 70,000। वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6,000। तो बेसिकली बुक वैल्यू 50,000 वाली मशीन अगर तुमने 6,000 के लॉस पे बेची तो तुमने बेची कितने की, 44,000 की बेची है। देखो कैसे लिखेंगे हम, तो हम मशीनरी अकाउंट में लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट 44,000। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट 6,000। यहाँ पे हम लिखते हैं जब आप मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हो विद प्रोविजन, तब आप यहाँ पर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर करते हो, 20,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगी। और यहाँ पर भी आप लिखोगे इसके डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट 20,000। समझ आ रही है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना। जनरली क्वेश्चन इस तरीके से होता है, मशीन कॉस्टिंग 70,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 20,000, वो सोल्ड एट लॉस ऑफ दिस। तब हम कहते हैं 70,000 थी, 20,000 माइनस कर देते हैं तो वो आ गया 50,000। तो उसमें से हम निकालते हैं, अब डायरेक्टली 50,000 में से मैं निकाल लूंगा। अब देखो क्या होगा, मैं टोटल कर देता हूं, तो 4 लाख और ये ऊपर कितना है मेरा सारा 50 और 20 70, 4,70,000, 4,70,000। तो ये आ गया 50,000। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना आ गया मेरे पास 50,000, सॉर्टेड। इधर चलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के खाते में, तो ये कितना है 1,50,000। ठीक है, तो ये मेरे पास बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। ओके, तो ये हो गया 1,50,000, सॉर्टेड। चलो जी, सॉर्टेड। तो हम क्या करेंगे अब जल्दी से, हम जल्दी से इनमें से जो जो काम की चीजें अपनी लिखते चले जाएंगे। हमें पता है कि मेरे देखो, अगर आप देखो इनमें से कौन सी चीज कैश फ्लो में जानी होती है, तो बहुत सिंपल होता है, बीडीसीडी छोड़ दो, इसका भी बीडीसीडी छोड़ दो, ये ट्रांसफर एंट्री छोड़ दो, बाकी हर चीज कहीं ना कहीं जाएगी। ये बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये बैंक अकाउंट सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में जाएगा, लॉस आपका एडजस्टमेंट्स में ऐड होगा और ये डेप्रिसिएशन आपका एडजस्टमेंट्स में ऐड होगा। तो हम अपनी वापिस से अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं, तो हम ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, ऐड करते हैं हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो डेप्रिसिएशन कितनी आई मेरी, तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 40,000 आई और लॉस आया 6,000। डेप्रिसिएशन मेरा आया 40,000 और लॉस आया मेरा 6,000, तो ये आया मेरे पास 46,000। क्या आ गया मेरे पास 46,000। अब देखते हैं और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है हमारे पास, और सब कुछ। एक एडजस्टमेंट से गुडविल भी माइनस करना है, हमने लिख रखा है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। गुडविल माइनस करेंगे कितना, गुडविल 90,000 की थी, अब 70,000 की। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 20,000, टिक कर दो इसको। तो हम यहाँ पे ऐड, अरे माइनस क्यों लिखा है, ऐड होगा ना, गुडविल ऐड होता है अमोर्टाइजेशन। तो ऐड कर देंगे हम अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल
इसी के साथ ही तो ऐड होगा, इकट्ठा होगा ना ये, ठीक है। 20,000 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया बेसिकली 66,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। गुडविल सॉर्टेड है, गुडविल हो गया। अब मेरे को ये भी कर चुका हूं मैं, बेसिकली मुझे क्या काम रह गया, मुझे ये दो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से माइनस करने हैं और लास्ट में इनकम टैक्स पेड माइनस करना है, बात ही खत्म। चलो तो जल्दी से देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाता है मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आ जाएगा हमारे पास, 220 प्लस 66 दैट इज 2,86,000, दैट इज 2,86,000। इसमें से वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली चीजें देखेंगे, दो चीजें मेरे को माइनस करनी है, एक तो है इन्वेंट्री में इंक्रीज और एक है ट्रेड पेबल में डिक्रीज। तो मैं करूंगा माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, माइनस करूंगा मैं डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। दोनों चीजें 10-10 हजार है, तो 10,000 एक माइनस करूंगा, 10,000 एक माइनस करूंगा, टोटल मैं 20,000 माइनस करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2,66,000। ये क्या है मेरा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये सारे नाम सही लिखने हैं, अदरवाइज ना दिक्कत है, क्योंकि ना स्टेप मार्किंग में एग्जामिनर के पास यही चीजें होंगी कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ठीक निकाला है बच्चे ने कि नहीं निकाला। लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में हमने एक चीज लिखी हुई है कि इनकम टैक्स पेड, जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर 20,000 है, ये आप माइनस करोगे, माइनस कर दोगे इनकम टैक्स पेड, माइनस कर दोगे इनकम टैक्स पेड। कितना है ये आपके पास इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड प्रीवियस ईयर वाला 20,000 रुपए, तो आप 20,000 माइनस कर दोगे, 2,46,000 रुपए। ये क्या आ गया आपके पास, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉर्टेड है। इसमें क्वेश्चन ने मेरे से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की दो ही आइटम्स है, सिर्फ दो ही आइटम है, एक क्या है परचेज ऑफ मशीनरी, एक है सेल ऑफ मशीनरी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का छोटा सा बन जाएगा, बना लेना, परचेज ऑफ मशीन कितना है 50,000, माइनस कर देना, प्लस कर देना सेलिंग ऑफ मशीन 44,000 का, तो नेट आ जाएगा इसका -6,000। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐसे हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखा दिया, सॉर्टेड है, समझ आया। चलो जी अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन ऑफ CFS, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक ही क्वेश्चन में सब कुछ देखना चाहो तो ये क्वेश्चन देख लेना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ऐसा क्वेश्चन देखना चाहो जिसके अंदर सब कुछ आ जाए तो ये क्वेश्चन देख लेना, सच कह रहा हूं इसमें सब कुछ है। देखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, हम जल्दी से ये बना देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक एक चीज को ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से समझ रहा हूं, किस तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ दिया गया है। हमारा पहला काम होता है कि हम ना एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ ले और उधर हम देख ले कि उनमें से क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही है। पहले कहता था डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। कहते हैं कि हमने डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पे कर दिया एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15% इक्विटी शेयर से पे कर दिया था हमने 31 मार्च 2007 को। ठीक है, ये डिविडेंड पेड है, ये हम लिखेंगे, हम बाद में लिख लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2007 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स देखो ये रे, इनके बारे में क्या बोल रहा है, इनके बारे में बोल रहे हैं इनको रिडीम जब किया ना आपने, अब इनको ध्यान से देखो रिडम्पशन कब हो रहा है इनका, 2006 में थे 4 लाख के, अब है 3 लाख के, कम हो गए। तो कहता है जो रिडीम किया है तो वो आपने कब किया, एक तो एंड ऑफ डेट पे किया 31 मार्च 2007 के एंड ऑफ द ईयर पे किया, और 5% प्रीमियम पे किया है, मतलब 1 लाख के रिडीम करने के लिए आपने 1,05,000 रुपए दिए हैं। तो हम पहले तो इसी को कर लेते हैं, और सच प्रीमियम हैड बीन प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, पहले तो हम यही कर लेते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पहले यही कर लेते हैं। लिखोगे ब्रैकेट में 1 लाख प्लस 5,000 प्रीमियम। ठीक है, तो 1,05,000 जब आपने रिडीम करे तो क्या होंगे, ये माइनस होंगे।
अगली चीज देखो, इसको टिक कर दो भाई, हमने इसको कर लिया, इसको हमने कर लिया। अब देखते हैं इसका डिफरेंस भी हमने कर लिया, क्योंकि बाद में आपको डिफरेंस दिखेगा, आपको इसको डिफरेंस हमने कर लिया। आगे देखो, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2007। शेयर जो आपके इशू हुए हैं वो कब हुए हैं? 31 मार्च 2007, मतलब ईयर एंड पे इशू हुए हैं। और डिबेंचर्स के लिए भी सेम। बस देखते हैं, अब ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, साल की शुरुआत में 6 लाख की थी, अब 10 लाख की है, मतलब 4 लाख के तुमने इशू करे, 4 लाख के इशू करे, तो 4 लाख के आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं। आप लिख दो इशू इक्विटी शेयर्स या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी लिख सकते हो। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 4 लाख के। दो तरीकों से कर सकते हो, जैसे इसके अंदर एक प्रीमियम भी आएगा, तो आप ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 18% डिविडेंड दोगे, डिविडेंड दोगे क्योंकि उसने बोला भी डिविडेंड दिया हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे। अब किस पे दोगे? 4 लाख पे दोगे, 3 लाख पे दोगे? साफ साफ बोला गया मुझे कि जो मेरे प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2007, मैंने ईयर एंड पे रिडीम करे हैं, ईयर एंड पे रिडीम करे, तो मैं डिविडेंड किस पे दूंगा? पूरे साल, ये 4 लाख रहे होंगे ना, तो 4 लाख पे दूंगा। 18% ऑफ 4 लाख विल बी 72,000, तो मैं लिखता हूं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 72,000, नेगेटिव वाले हो गए, ठीक है। और देखो, साथ ही में उसने बोला हुआ है हमारे को कि ये अपने प्रेफरेंस शेयर के लिए इक्विटी शेयर पे दो। इंटरिम डिविडेंड दिया है 15% का इक्विटी शेयर्स पे 31 मार्च 2007 को। अब वो किस अमाउंट पे दोगे? अब 6 लाख पे दोगे, 10 लाख पे दोगे? अब शेयर्स देखो इशू कब करे हैं, शेयर्स इशू करे हैं लास्ट डेट पे, तो पूरा साल 6 लाख ही रहे, लास्ट में जाके 10 हुए, तो हम इंटरिम डिविडेंड 6 लाख पे देंगे, तो 15% ऑफ 6 लाख 90,000, तो हम लिखते हैं इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 90,000। ओके जी, सॉर्टेड, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, साल की शुरुआत में था 1 लाख का, अब है 2,60,000। इसका मतलब ये जो तुमने शेयर्स इशू करे हैं ये प्रीमियम पे इशू करे हैं, तभी तो पहले 1 लाख बैलेंस, अब 1,60,000 हो गया, तो हम कहेंगे कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1,60,000, 1,60,000, थोड़ी लाइनें सही नहीं बन रही ना, हम थोड़ा सही सही ठीक है। तो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स 1,60,000, ये मैंने इसीलिए कहा ताकि वो थोड़ा मैं डायरेक्शन सही लिख पाऊं। अच्छा जी, और देखो 14% डिवेंचर्स साल की शुरुआत में थे 2 लाख, अब है 2,50,000, तो मतलब 50,000 के आपने इशू करे, 50,000 के आपने इशू करे हैं। इशू ऑफ डिवेंचर से 50,000, साथ ही में डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट साल की शुरुआत में बैलेंस था 5,000 का, अब है 6,000, तो मतलब डिस्काउंट आपने 1,000 दिया होगा इस साल, तो इसीलिए 50,000 के डिवेंचर इशू किए होंगे 1,000 के डिस्काउंट पे, तो बेसिकली 50,000 के डिवेंचर आपने इशू किए होंगे 1,000 के डिस्काउंट पे, तो हम लिखते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में 50,000 माइनस 1,000 डिस्काउंट, कितना आया? 49,000, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है ना, प्रोसीड्स देखो कि कैश आ रहा है या जा रहा है, ये भी हो गया, लेकिन 14% है तो आपको इस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसने कहा न्यू डिवेंचर इशू की हमने साल के एंड में, तो पूरा साल कितने रहे होंगे? 2 लाख, तो 14% ऑफ 2 लाख हो जाएगा हमारे पास 28,000, तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना दिया होगा? 28,000 रुपए। अगला देखो, अंडर राइटिंग कमीशन इशू ऑफ शेयर, साल की शुरुआत में 0 थी, अब 20,000 है, इसका मतलब ये जो तुमने शेयर इशू करे हैं उसके लिए अंडर राइटिंग कमीशन देनी पड़ी है, तो अब अंडर राइटिंग कमीशन भी माइनस करोगे, लेस कर दोगे अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन 20,000 की, ठीक है। ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा कैश यूज या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। अच्छे से लिख लेना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सब कुछ हमने एक ही क्वेश्चन में देख लिया, हर चीज का ट्रीटमेंट था, हर चीज कुछ ना कुछ बोल रही थी। चलो जी, अब जल्दी से शुरू करते हैं रेशो एनालिसिस।
रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन 5 मुख्य रेशो है, 5 इंपॉर्टेंट रेशो था, पांचों का एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा। क्विक रेशो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, क्विक रेशो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज द क्विक रेशो। इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन कहते हैं कि इंप्रूव करेगी, रिड्यूस करेगी या नॉट चेंज करेगी क्विक रेशो को। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो क्विक रेशो है ना आपकी, कि जो क्विक रेशो है आपकी, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। तो क्विक एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज आपको पता है, 2:1 का मतलब क्या होता है, अगर पहली चीज दूसरी से ज्यादा हो तो आप कहते हो अगर दोनों चीजें बढ़ जाएं तो रेशो रिड्यूस होती है, दोनों चीजें कम हो जाएं तो रेशो इंप्रूव होती है। इतना अपना पहले से लिख लेना, फिर क्वेश्चन शुरू कर देना। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, इससे होगा क्या, गुड्स खरीदे कैश में तो इन्वेंट्री बढ़ी, कैश कम हुआ। क्विक एसेट पे क्या फर्क पड़ा, करंट लायबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्विक एसेट पे कुछ फर्क पड़ा, कम हो गई, क्योंकि इन्वेंट्री तो पार्ट होती ही नहीं, कैश पार्ट होते, तो क्विक एसेट कम हो गई, तो ये रेशो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। चाहो तो आप इनको और अलग अलग कर सकते हो, मतलब क्विक एसेट अलग, करंट लायबिलिटी अलग, फिर रेशो अलग। सबसे अच्छा तरीका यही होता है क्वेश्चन को करने का। यहाँ पे आप लिखो क्विक एसेट, यहाँ लिखो करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आप लिखो रेशो। सो देखो हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का क्या होगा, क्विक एसेट रिड्यूस होगी, करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो रेशो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, पहली चीज रिड्यूस होगी, दूसरी एसिड है तो रेशो रिड्यूस हो जाएगी। अगला देखो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें क्या हुआ, इन्वेंट्री बढ़ गई, क्रेडिटर भी बढ़ गया। क्विक एसेट पे कोई फर्क नहीं क्योंकि इन्वेंट्री उसका पार्ट नहीं होती, क्रेडिटर बढ़ गया तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई। पहले वाली चीज एज इट इज, दूसरी बढ़ जाए तब भी रेशो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000, इससे क्या होगा, इन्वेंट्री रिड्यूस हुई और कैश इंक्रीज हुआ। इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं होती लेकिन कैश तो क्विक एसेट होती है, तो क्विक एसेट इंक्रीज हो गई, इस पे कोई फर्क नहीं, तो रेशो इंप्रूव हो जाएगी। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 22,000, अगेन सेम, इन्वेंट्री रिड्यूस हुई, कैश इंक्रीज हुआ, तो ये क्विक एसेट इंक्रीज, करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं, रेशो इंप्रूव। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव हो गया तो कैश आ गया, ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस हो गए। दोनों ही क्विक एसेट होते हैं, क्विक एसेट पे कोई फर्क नहीं, करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं, रेशो में नो चेंज। इस तरीके से आपको कोई भी रेशो देख लेनी है, आपको लिख लेने की एग्जैक्ट उसका किस किस चीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है, फिर वो हमारी रेशो के जो दो पार्ट्स हैं उनको लिख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे उन पे क्या इंपैक्ट है, फिर रेशो पे क्या इंपैक्ट है, दैट्स इट। इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलो अगला देखो, कैलकुलेट लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, कैसे सारे नाम दे दिए, हमें निकालना है लिक्विड रेशो, बेसिकली हमें निकालना है लिक्विड रेशो, हमें निकालना है लिक्विड रेशो, ठीक है। देखते हैं, तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। मुझे क्या दे रखा है, मुझे वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,80,000, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखी हैं, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज में आते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स, मतलब करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेट्स। तो मैं यहां से करंट लायबिलिटी निकाल लूंगा, मैं कहूंगा कि टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज बराबर होती हैं लॉन्ग टर्म डेट्स के प्लस करंट लायबिलिटी के, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि टोटल आउटसाइड लायबिलिटी 3,90,000, ये लॉन्ग टर्म डेट्स इधर आके माइनस हो जाएंगे, माइनस 3 लाख, बराबर आ जाएगा करंट लायबिलिटी के। तो मैं कह सकता हूँ करंट लायबिलिटी बराबर आ गई मेरी 90,000 के, सॉर्टेड है। करंट लायबिलिटी आ गई 90,000, इन्वेंट्री दे रखी है 90,000। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,80,000, करंट एसेट नहीं पता, करंट लायबिलिटी हुई 90,000, तो करंट एसेट क्या आ गया भाई, 1,80,000 प्लस 90,000, 1,80,000 प्लस 90,000 दैट इज 2,70,000, ओके 2,70,000। लिक्विड रेशो में लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स किसके बराबर होती है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा, तो करंट एसेट कितनी है 2,70,000, इन्वेंट्री कितनी है 90,000, रह गया मेरे पास 1,80,000,
तो लिक्विड रेशो क्या हुई, लिक्विड एसेट्स 1,80,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी, एंड द करंट लाइबिलिटी इज 90,000, तो अपॉन कर दोगे आप 90,000 से, तो ये आ गया मेरे पास 2:1, तो लिक्विड रेशो इज 2:1। ओके जी, वेरी सिंपल। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, वैसे डेट इक्विटी रेशो ज्यादा आता है, लेकिन अगेन सेम सी बात है, इक्विटी निकालना भी आप यहाँ पे सीख ही जाओगे। देखो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो क्या होता है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो क्या होता है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स, नाम से ही पता चल रहा है ना, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अब डेट क्या होता है, डेट होता है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो पहले तो हम देखते हैं टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितनी है, यहाँ पे हम टोटल एसेट्स कैसे निकाल सकते हैं, मैं दोनों साइड से जा सकता हूँ, अपनी क्या कहते हैं एसेट साइड अप्रोच भी और लाइबिलिटी साइड भी अप्रोच भी। लाइबिलिटी साइड अप्रोच के अंदर मैं देखूं तो टोटल एसेट बराबर होती है इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। इक्विटी देखो मेरे को दे रखा है यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड, ये बड़ी अच्छी चीज है, कैपिटल इंप्लॉयड के अंदर क्या क्या आ जाता है मेरे पास, डेट प्लस इक्विटी आ जाता है, क्या आ जाता है, डेट प्लस इक्विटी। मुझे क्या चाहिए, इक्विटी प्लस सीएल प्लस एनसीएल, एनसीएल ही तो होता है डेट, तो बेसिकली ये और ये तो मिल गया। अगर मैं इसके अंदर करंट लायबिलिटी और जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, और वो साथ में दे रखी 1,80,000, तो टोटल एसेट्स तो मिल गई। तो मैं आराम से लिख दूंगा, आपको ऐसी चीज मिल जाएगी अगर आपको फॉर्मूला सारे आते हैं, तो मैं कहूंगा कि मेरी टोटल एसेट्स क्या है, टोटल एसेट्स क्या है, दैट इज कैपिटल इंप्लॉयड 22,20,000, आपको नाम भी लिखने हैं, प्लस 1,80,000, तो दैट इज 24 लाख। तो मेरी आ गई टोटल एसेट्स 24 लाख। बात करें डेट की, तो डेट क्या होता है, डेट क्या होता है, डेट इज माई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब मेरे को पता है कि कैपिटल इंप्लॉयड मुझे दे रखा है, कैपिटल इंप्लॉयड में क्या क्या आता है, देखो कैपिटल इंप्लॉयड में क्या क्या आता है, कैपिटल इंप्लॉयड में मैंने आपको बोला मेरे पास आता है इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। अगर मैं कैपिटल इंप्लॉयड में से इक्विटी को माइनस कर दूं तो मेरे पास डेट आ जाएगा, तो मैं इक्विटी निकालना चाहता हूं, मैं इक्विटी निकालना चाहता हूं, मैं इक्विटी निकालता हूं। इक्विटी क्या आएगी, देखो इक्विटी के अंदर तीन चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और वो इशू शेयर वारंट्स होते हैं जो कि आपको मिलेंगे नहीं, तो आपको मेजरली मिलेगा यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा, कितना है 10,50,000, कैपिटल रिजर्व दे रखा है 2,40,000, सरप्लस दे रखा है, डेबिट बैलेंस, अब बच्चे डेबिट बैलेंस नहीं पढ़ते, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव है, तो इक्विटी क्या आया मेरे पास 10,50,000 प्लस प्लस रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व 2,40,000 माइनस सरप्लस, सरप्लस कितना है 30,000 का, सरप्लस माइनस होगा यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना, 10,50 प्लस 2,40, 10 प्लस 50 प्लस 2,40 हो जाएगा 1,290, 1,290 में से 30 गया तो 12,60,000, तो 12,60,000 ये आ गया इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी हटा दूंगा तो डेट आ जाएगा, तो डेट कितना आएगा मेरे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड 22,20,000 माइनस कर दो 12,60,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, 2, 3, 4, 2 12 में से गया तो 6, और यहाँ रह गया 21, 21 में से गया तो 9,60,000, डेट आ गया 9,60,000। टोटल एसेट्स है मेरे पास 24 लाख, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास 24 लाख अपॉन 9,60,000। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको आपके बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए, आप क्वेश्चन कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कौन सी चीज कैसे बनी है, पहली चीज उठाई उसी से कर दिया, बाकी चीजों की मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी, मेरे को फिक्स एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इनको देखना भी नहीं पड़ा, मैं कहा छोड़ यार मेरे को वहीं से आंसर मिल रहा है। तो क्या आ जाएगा 24 लाख अपॉन 9,60,000 दैट इज 2.5 लाख, ये तो और भी अच्छा 2.5:1। ओके जी, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, आगे कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्सेस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथे, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, सारे क्वेश्चन कर लेना इन रेशोस के, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है,
या टोटल एसेट्स टू डेट है, या डेट इक्विटी रेशियो, इनके सारे सारे क्वेश्चन कर लेना। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और ये आती है टाइम्स में। कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, मुझे क्या दे रखा है, मेरे को आरएफओ दे रखा है, सेल्स दे रखा है, जीपी दे रखा है 25%, जीपी दे रखा है 25%, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 1/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 40% ऑफ आरएफओ। तो पहले तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं क्योंकि हमें आरएफओ दे रखा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 40% ऑफ आरएफओ, 40% ऑफ 2 लाख। 2 लाख का 40% कितना होता है, 80,000 होता है। तो हम कहेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 80,000। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आ गई 20,000। ओके जी। अब हम कहेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो 20,000 प्लस 80,000 अपॉन 2, तो 1,00,000 अपॉन 2 दैट इज 50,000। ओके, दैट इज 50,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, 50,000 आ गई। कोक्स चाहिए, कोक्स कैसे आएगा, आरएफओ मेरे को दे रखा है, आरएफओ मेरे को दे रखा है, और जीपी सिर्फ 25% बोला है, तो हम 25% ऑफ सेल्स मानेंगे। तो 25% ऑफ सेल्स मानेंगे, अगर कुछ ना क्या रखा हो तो हम निकालते हैं कोक्स। कोक्स होता है आरएफओ माइनस जीपी। आरएफओ है 2 लाख का, माइनस 25% ऑफ 2 लाख कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये आ गया 1,50,000, ये आ गया मेरे पास 1,50,000। तो कोक्स आ गया 1,50,000, एवरेज इन्वेंट्री आ गई मेरे पास 50,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 3, तो दैट इज 3 टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके जी, दिस इज माय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगला देखो जल्दी से, ये है हमारे पास लास्ट रेशियो का क्वेश्चन। यस, लास्ट रेशियो का क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर जो इंपॉर्टेंट रेशियो आती है वो यही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन, अपॉन हम लिखते हैं यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना इन्वेस्ट किया, कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया, इनटू 100। ठीक है, जल्दी से एक एक चीज निकालते हैं। हमें दे क्या रखा, हमें दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद ये टैक्स रेट है 40%। तो देखो आपको देखना पड़ेगा कि टैक्स से पहले क्या होगा, टैक्स से पहले कुछ होगा, उसका 40% माइनस करने के बाद 6 लाख मिला, तो मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 10 लाख होगा। वो आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 10 लाख। ये आपको कैलकुलेशन कैसे करके दिखाओगे, आप कहोगे लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज एक्स, एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कहोगे 6 लाख, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 लाख। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखानी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा, इसके अंदर हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा तभी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। इंटरेस्ट कितना है, 15% की डिवेंचर है, इनको इंटरेस्ट दिया होगा, 10% का बैंक लोन है, इसको इंटरेस्ट दिया होगा। तो 15% की डिवेंचर, तो 15% ऑफ 20 लाख 3 लाख, प्लस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10% दे रखा है, तो 10% ऑफ 20 लाख 2 लाख, तो टोटल आ गया आपके पास 15 लाख। सॉर्टेड है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, पीबीआईटी आ गया आपके पास 15 लाख का। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, देखो यहां करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है आपके पास डेट प्लस इक्विटी। क्या आता है, डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी देखो कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख, 40 लाख प्लस 10 लाख। और क्या आता है आपके पास, और आता है डेट, ये तो इक्विटी का पार्ट हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी का पार्ट होगा, तो ये 30 लाख भी आएगा, प्लस डेट, डेट कितना है, बैंक लोन 20 लाख का, डिवेंचर्स 20 लाख के, तो ये दोनों भी आएंगे, 20 लाख प्लस 20 लाख, टोटल हो गया 40 50 80 1 20, तो हम कहेंगे 1,20,00,000। ये आ गई मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे क्या चाहिए, आरओआई। आरओआई क्या होगा,
पीपीआईटी आया मेरे पास 15 लाख, तो 15 लाख अपॉन 1,20,00,000 इंटू 100। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 कैंसिल, तो हम कहेंगे 4 3 जा 4, 4 पे तो कैंसिल ही नहीं होगा, तो 3 4 जा 3 5 जा, तो 50/4 दैट इज 12.5%, तो 12.5%। तो ये क्या आया मेरे पास, 12.5% का आरओआई आ गया। नेट एसेट रेशियो भी पूछिए उसने, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आरएफओ अपॉन नेट एसेट्स, आरएफओ अपॉन नेट एसेट्स। आरएफओ आपको बता रखे हैं, आरएफओ बता रखे 3,75,00,000 माइनस 15 लाख की सेल्स रिटर्न, तो 3.5 करोड़, तो हम कहेंगे 3,50,00,000 अपॉन नेट एसेट्स होती है कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर, दैट इज 1,20,00,000। ये आप निकाल देना, टाइम्स में आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। समझे, रेशो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अंतिम 2 क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन, जल्दी से देखो। अंडर व्हाट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग सब हेडिंग के बहुत क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन ये थोड़े स्पेशल केसेस है, ध्यान से देख लेना जरूर। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी सब हेड। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं हेड, यहां मैं लिखता हूं सब हेड। ओके ओके, तो अदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू भी हो गया तब भी सेम रहता है, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, एक्रू हो गया लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, फिर भी वो आपकी करंट लायबिलिटी है, ये आपको देना तो है ही, अदर करंट लायबिलिटीज। मॉर्गेज लोन, अगर आपने लोन ले रखा है मॉर्गेज रख के, तो ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, उसके अंदर ये कहां आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, उसके अंदर ये कहां आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज, आपने सरकार की सिक्योरिटीज ले रखी है तो मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपकी नॉन करंट एसेट में आएगा, उसके अंदर आएगा ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप कल को इससे फायदा लेना चाहते हो। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी, मतलब मैंने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं किसी के, आधी पेमेंट करी आधी करनी रहती है, तो ये मेरी आती है कमिटमेंट्स में, कमिटमेंट्स में, हम कमिटमेंट्स जहां लिखते हैं ये मेरे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखता है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा। सिमिलरली सब्सिडी एंड रिजर्व्स भी कहां दिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेंगे। ये हो गए आपके हेड्स एंड सब हेड्स का क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस में आपने इंश्योरेंस दे रखा है, करंट एसेट, करंट एसेट के अंदर आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म एडवांसेस में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, गलती से भी अदर में मत लिख देना क्योंकि शॉर्ट टर्म एडवांस है ये। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, डिवेंचर्स खरीद रखे हैं आपने किसी कंपनी के, तो ये आपकी क्या है, नॉन करंट एसेट है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो नॉन करंट एसेट है, वहां पे आप इसको लिखोगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कॉल्स इन अरियर, अब कॉल्स इन एडवांस बच्चों को पता होता है, कॉल्स इन एडवांस आती है आपकी करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, लेकिन कॉल्स इन अरियर कहां आती है, ये हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में, हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं, अंडर द हेड माइनस करके दिखाते हैं, याद है हमने जब बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन करी तो हम माइनस करके दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में से, तो ये लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, इसमें से आप माइनस करके दिखाते हो। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड अभी आपने पे नहीं किया लोगों का, तो करंट लायबिलिटी का अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में। कैपिटल रिजर्व्स, वही शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस में। लूज टूल्स, लूज टूल्स जानते हो इन्वेंट्री के अंदर आता है, तो करंट एसेट अंडर द हेड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स स्पेयर्स एंड स्टोर्स आते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो वो भी प्रोग्रेस में है, तो ये क्या आपकी नॉन करंट एसेट,
उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड उसके अंदर आप लिखते हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये अच्छे से लिखोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड, तो यहाँ भी आपका आएगा नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसको सब हेड बनाते हो आप, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अंदर आप लिखोगे। ये हो गए हेड सब हेड, जो जितने भी यूनिक थे मैंने सारे के सारे आपको यहाँ पर खत्म करवा दिए हैं। चलो जी, यहाँ पे होता है हमारा यहाँ पर 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन खत्म। मिलेंगे अब सीयूटी की प्रिपरेशन के साथ। ऑल द बेस्ट, प्लीज अच्छे से पेपर करना, बहुत शांति से सोकर जाना, शांत दिमाग के साथ जाना और अच्छा पेपर करके आओगे, ये मुझे भरोसा है आपके ऊपर। ऑल द बेस्ट।